हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर रॉकिंग। सबके सब मौज काट रहे हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। रोजाना मेरा सेशन जो ज्वाइन करते हो उसके क्वेश्चंस नोट करके चल रहे हो, है ना? बहुत सारे लोग आ चुके हैं। और इतनी देर क्या होता है भाई, जब मैं आपके लाइव स्ट्रीमिंग से थोड़ा सा पहले आ जाती हूँ ना, टाइम से पहले, है ना, तो मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ती रहती हूँ और मुस्कुराती रहती हूँ अपने मोबाइल पे। तो बहुत सारे बच्चे जैसे कि ज्ञान पटेल हैं, अतुल, पाल बनिया जी, ओके, प्रियंका यादव, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल, सोनाक्षी सिंह, शिवम ठाकुर, ममता, जतेंद्र, सोनू, भानु बाबू। कोशिश तो मैं यही करती हूँ सबको कवर कर लूं, बच्चे रह जाते हैं। सुशील कुमार, कोमल, सत्यम, प्रवीण, सूरज, पोलिस, अच्छा यूपी पुलिस, ओके ओके ठीक है, अवधेश गुप्ता, मीनी मिश्रा, सुधांशु, सुशील, मोनिका, एवरीवन मोस्ट वेलकम यू ऑल, भूपेंद्र, मोनिका, श्याम, डी के आनंद, ममता जी, नेकपाल, सोनाक्षी, सुनम, गोपेंद्र, दिलीप, सुक्षा, नेकपाल, वेरी गुड, जयंत, शिवांशु, राहुल तिवारी, प्रियंका जी, भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्यारी प्यारी सी फिर से एक बार मोस्ट वेलकम आपके अपने एग्जाम्पल चैनल पर, आपके अपनी मैम की क्लास में, शगुन मैम की क्लास में 6 से 7 वाले सेशन में। आज जो कोई भी नए बच्चे जुड़े हैं उनका फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपसे आज का जो क्लास है, मतलब कल के क्लास में मैंने आपसे मेटल्स डिस्कस किए थे और आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी डायरेक्ट एमसीक्यूज को फेस करने में, तो मैंने क्या रख दिया था कि पहले इनको वही मेटल्स हम कवर कर पाएंगे, फिर उसके बाद ये एमसीक्यूज अपने आप भी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ हम यहाँ भी कवर कर पाएंगे। देखो एक चीज याद रखो, आपको कहते नहीं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। आज भी कुछ सेशन जो नया लेके आई हूँ, इसमें हम नॉन मेटल्स की रेल बनाएंगे और नॉन मेटल्स को कॉपी पेन लेके बैठो। बच्चा एक चीज अगर आप समझो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर बाद में समझ आए तो ठीक नहीं होता है ना? क्या कि जो चीजें अभी आप लोगों को ऑनलाइन क्वालिटी स्टडी मटेरियल के रूप में मिल रही हैं, उनकी कद्र करो, चीजों को समझ लो। होता क्या है कि जब तक आप कहते नहीं है कोचिंग हब में जाके और वहां पर किराए का रूम लेके 75 तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस करके सरल भाषा में समझो, हजारों रुपए फूंक कर जब तक चीजें समझ में नहीं आती, तब तक उस चीज की कद्र नहीं समझते हो। तो कोई बात नहीं, चलो चीजों को नोट करते चलिए और लाइटली लेना थोड़ा सा बंद करो। नोट्स जैसे प्रॉपर आप क्लास में बनाते हो ऑफलाइन क्लासेस में कि 6 बज गए बस्ता लो क्लास में चलो, वैसा कुछ अपना शेड्यूल बना के रखिए, अपने आप चीजें ठीक होंगी। ये हमारा नया बैच आ रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, ठीक है? क्या कि इसका नाम गुरु दक्षिणा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी गुरु दक्षिणा जैसी फीस है है ना? क्योंकि 499 रुपए की अगर हम आज की डेट में बात करते हैं प्रेजेंट समय में, हालांकि किसी के लिए ऐसा भी होगा, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके लिए धनराशि बहुत मैटर करती है और करती है, सबके लिए करती है, लेकिन फिर भी हमने सारे वर्गों का ध्यान में रखते हुए इस फीस को बहुत कम से कम, इस बैच की फीस को रखने की कोशिश की है। और जिसमें हम आपको बताएं कि ना केवल जो टीचर्स पढ़ाएंगे, और टीचर्स सभी क्वालिटी एक्सपर्ट्स हैं, आप ऐसे समझिए अपने सब्जेक्ट के सभी महारथी हैं और सभी कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छी कमांड रखते हैं। केमिस्ट्री इसमें मैं लूंगी आपकी, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे टीचर्स ले रहे हैं। इसमें ना केवल लेक्चर्स के दौरान आपको पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी लेक्चर होगा उसकी पीडीएफ, उसके अलावा जितने भी फ्री सेशंस हुए हैं उन सब की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग और प्लस उनके पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इसमें मिलने वाला है टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज आपको इसमें कंप्लीटली फ्री मिलेगी। और वैसे मैं आपको बाकी एक ही चीज बोलूंगी कि हम नियत पे बिलीव रखते हैं और नियत, बहुत अच्छी नियत से कहीं ना कहीं ये बैच आ रहा है हमारा, इसका ध्यान रखिएगा। यदि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और कल विवेक सर की मॉर्निंग में संडे वाले दिन 11 बजे की क्लास है, आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता चल चुका है, तो अब फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल को कंप्लीट करने से पहले, एमसीक्यूज में आने से पहले थोड़ा सा हम कुछ चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। सेशन को फटाफट शेयर कर दो जिससे कि आज की क्लास ज्यादा से ज्यादा बच्चों की कॉपी में पहुंच जाए। चलो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को कहीं ना कहीं नोट कर लें, जो चीजें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में पढ़ते हैं किस नाम से? जिनको हम हिंदी में अधातुओं के नाम से जानते हैं, जिनको हिंदी में हम अधातुओं के नाम से जानते हैं। हालांकि मैंने आपसे पिछले सेशंस में डिस्कस भी किया था क्या कि वो सारे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में, जैसे क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, वो सारे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होती है, 4 से ज्यादा होती है,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 के अकॉर्डिंग फ्री इलेक्ट्रॉन 7 हैं। इसी तरीके से सल्फर एटॉमिक नंबर 16 के अकॉर्डिंग फ्री इलेक्ट्रॉन 6 हैं। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 5 हैं। तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि वे सभी तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अष्टक बनाने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपनी नीड या कह लो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे 7 मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो 1 ले लेगा 8 हो जाएंगे। 6 मुक्त इलेक्ट्रॉन है 2 ले लेगा तो 8 हो जाएंगे। 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन है 3 ले लेगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा। ओवरऑल सारा खेल अष्टक का होता है। और ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं, ये सब के सब नॉन मेटल कहलाते हैं। ये चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी। आज हम कुछ नॉन मेटल्स के डायरेक्टली कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। पर्टिकुलर नॉन मेटल्स मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे पूछो, बिकॉज बच्चा मेरी प्रेजेंटली 4 बुक मार्केट में है, 4 बुक मार्केट में है, जिनमें से एक एसएससी सीजीएल की पूरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन केमिस्ट्री के मैंने अपनी कलम से एक्सप्लेन किए हैं। इसके अलावा सीडीएस की बुक मार्केट में है, रेलवे की बुक मार्केट में। तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यह था कि एज ए कंटेंट राइटर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको वन डे एग्जाम एक पर्टिकुलर नजरिए से बार बार पूछता आ रहा है। वो एलिमेंट नॉन मेटल में कौन कौन से हैं और कैसे पूछे जाते हैं, फटाफट जरा देखो मेरे साथ आज के क्लास में। सबसे पहला नॉन मेटल यहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगी, नाम है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व जिसका परमाणु क्रमांक भी 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है ना। तो इसमें सबसे पहले तो आप याद रखोगे कि हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूअल के नाम से जाना जाता है। इसे भविष्य के ईंधन की, कॉपी पेन लीजिए और सीरियसली लीजिए क्लास को और नोट कर लीजिए, फ्यूचर फ्यूअल या इसे अगर एग्जाम पूछे भविष्य के ईंधन की संज्ञा किसे दी गई है, तो इसे भविष्य के ईंधन की संज्ञा दी गई है। इट इज द लाइटेस्ट नॉन मेटल। भाई जिसका मास नंबर सिर्फ 1 आ रहा हो, ऐसी सबसे हल्की अधातु। तो लाइटेस्ट नॉन मेटल कौन है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो आवर्त सारणी का पहला तत्व जिसको हाइड्रोजन बोलते हैं, ये सबसे हल्की अधातु है, ये सबसे हल्की अधातु है। ठीक है, इसको रॉकेट, ऐसे याद रखो, तरल हाइड्रोजन को, लिक्विड हाइड्रोजन यूज्ड इन रॉकेट लॉन्चिंग, इसको रॉकेट लॉन्च करने में प्रयोग किया जाता है ना, इसको रॉकेट लॉन्च करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं शॉर्टली लिख देती हूं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, आप विस्तृत रूप से नोट्स बना सकते हो। इसको रॉकेट लॉन्च में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा याद रखो, यह उत्तम कोटि का ईंधन है। हाइड्रोजन व्हीकल्स जो होते हैं इनको पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स बोला जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन व्हीकल्स के पीछे से निकलने वाला धुआं ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, H2O। तो याद रखिए कि हाइड्रोजन वाहन या ऐसे लिखो हाइड्रोजन फ्यूअल
या प्रचुर या सबसे अधिक प्रतिशत में प्राप्त गैस है। गैस है कितने परसेंट मिलती है? 78%। कितने परसेंट? 78% मिलती है। ठीक है, ऐसे चीजों को याद रखते चलिए। ऑडियो नॉट अवेलेबल, क्या दिक्कत आ रहा है यार? साउंड इश्यू? हाँ, पीछे तो देखो, पीछे सुमित सलोनिया कह रहे हैं पीछे देखो, पीछे। मैं हमने पीछे देख लिया। विवेक सर क्या हुआ, क्या हो गया? मैम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, क्या है दिक्कत? अभी ठीक है? अभी ऑडिबल है? अभी ऑडिबल है? जल्दी बताओ। आ गई रे? अच्छा जी, आ गई रे। यार थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए। हाँ अच्छा ठीक है। एडिटर सर वैसे तो आपको बहुत जल्दी दिखते हैं हम बात करते हुए। अच्छा देखो, कंप्लेंट भी आ जाती है इन लोगों की। चलो अच्छा, देखो मैंने अभी क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको जो लिखा वही बताया कि समताप मंडल में सारी गैसें पाई जाती हैं, जहां जिसको हम वायुमंडल शब्द बोल देते हैं, क्योंकि वायुमंडल समताप मंडल ही है, स्ट्रेटोस्फीयर। वहां नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन कौन सी एक ऐसी गैस है जो एब्सेंट है? अगर एग्जाम पूछे तो हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो बहुत हल्की होने के कारण ये समताप मंडल में भी नहीं रुकती और ऊपर, मतलब ये ऐसे समझो, ज्योग्राफी आपको पढ़ाता है कि पृथ्वी का बाह्य मंडल कौन सी गैस बनाती है, ये ज्योग्राफी पढ़ाता है। तो पृथ्वी का बाह्य मंडल मतलब द ग्लोब का जो सबसे आउटर लेयर है वो कौन सी गैस के द्वारा क्रिएट की जाती है? हाइड्रोजन के द्वारा। तो ये आप ऐसे ध्यान रखिएगा, ये बेस्ट फ्यूअल, पॉल्यूशन फ्री फ्यूअल, फ्यूचर फ्यूअल, और एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ये चीजें हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, बात करें हम फटाफट नाइट्रोजन की। अभी तो ठीक है सब? ठीक है, तुम लोग बड़ी जल्दी चिल्लाने लग जाते हो। लाइटेस्ट नॉन मेटल, वेरी गुड, आपका आशीर्वाद बना रहेगा, तुम चिंता मत करो। और कर क्या रहे हैं यार? चलो इधर नाइट्रोजन की बात करते हैं। सबसे ज्यादा मिलती है एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा याद रखो, यह एक निम्न क्रियाशील, यह निम्न क्रियाशील, इंग्लिश मीडियम याद रखिए, इट इज अ लीस्ट रिएक्टिव गैस। मतलब इट इज अ लीस्ट रिएक्टिव गैस। नहीं समझ में आया? नाइट्रोजन रिएक्शन करेगी, लेकिन तब करेगी जब इसको काफी हाई टेम्परेचर मिलता है। और यही कारण है क्योंकि नाइट्रोजन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर एक निम्न क्रियाशील, एक नॉन रिएक्टेबल गैस है। तो क्या होता है, इसे वाहनों में भरने के लिए यूज करते हैं। मतलब मोटरसाइकिल वगैरह के टायरों में भर दिया जाता है, साइकिल के टायरों में भर देते हैं, बिकॉज नॉन रिएक्टिव, या कह सकते हो एक लगभग लीस्ट रिएक्टिव गैस है, जल्दी रिएक्शन नहीं करती। एटमॉस्फेयर में भी ये तब रिएक्शन करती है जब बिजली चमकती है। समझना मेरी बात। एग्जाम अगर तुमसे पूछता है कि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें कब बनती हैं, तो ये तब बनती हैं जब वातावरण में नाइट्रोजन को एक हाई टेम्परेचर मिलता है। अब वो कब मिलता है? जब बिजली चमकती है। तो वायुमंडल में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस अभिक्रिया करती है? समझिए, the gas which started to react in atmosphere during lightning। तो याद रखिए, ये एक निम्न के लीस्ट रिएक्टिव गैस है, used to fill in tires, used to fill in tires, इसको टायरों में भरने के लिए प्रयोग करते हैं। मैं शॉर्टली लिख रही हूं, टायरों में भरते हैं। ठीक है, इसे टायरों में भरते हैं। नाइट्रोजन बिजली चमकने के दौरान, लिखो, बिजली चमकने के दौरान रिएक्शन करती है, रिएक्शन या अभिक्रिया करती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड जैसे यौगिक बनाती है, जैसे कंपाउंड बनाती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो एक ऐसी गैस है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करती। कब करती? जब काफी हाई टेम्परेचर मिलता है। कह सकते हो गाड़ी चलते 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 जब काइनेटिक एनर्जी की वजह से, अब ऐसे समझो
कि जब गर्म हो जाता है टायर, काफी एनर्जी जनरेट हो जाती है, तभी टायर फटता है ना। तो ऐसे नाइट्रोजन को याद रखिए, क्योंकि ये एक लीस्ट रिएक्टिव गैस है। तो अंकल चिप्स या नमकीन के पैकेट जो होते हैं, स्नैक्स भरा और ऊपर नाइट्रोजन भर दी। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये प्लेस खाली छोड़ा, अगर आपने ऊपर स्थान खाली छोड़ दिया पैकेट में, तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा। तो याद रखो, इट इज यूज्ड टू फिल, या ऐसे लिख लो, इट इज फिल्ड इन स्नैक्स पैकेट्स, स्नैक्स पैकेट्स। इसे नमकीन के पैकेट में भरते हैं, इसे नमकीन खाने पीने की चीजें नमकीन के पैकेटों में, अंकल चिप्स के पैकेटों में भरते हैं, है ना। ऐसे याद रखोगे किसे? नाइट्रोजन को। ऐसे नाइट्रोजन को याद रखिएगा। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। जो अपना माउथ से हवा, कौन सा, मुंह से हवा, गुब्बारा भर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहे हो, किसने पूछा ये? एक मिनट रुको, जिसने भी पूछा कमेंट ऊपर निकल गया, मैंने कमेंट लेकिन पढ़ लिया था आपका। हाँ, वेरी गुड। आरती तिवारी कह रहे हैं चिप्स में कुरकुरे में भरते हैं, वेरी गुड। हाँ, इधर सुनो, ये जिस बच्चे ने भी पूछा था, ओके, मुंह से जब आप स्ट्रॉ से ऐसे कर रहे हो, गुब्बारा फुला रहे हो, एग्जाम ने सीडीएस वालों से पूछा कि मुंह से अगर हम स्ट्रॉ से अगर भाप मारते हैं और नीचे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन वी आर यूजिंग द स्ट्रॉ, तो कौन सी गैस की वजह से? CO2 इज द रीजन देयर। आप कर रहे हो CO2, ऑक्सीजन। अरे यार, ये भी पढ़ाना है, बेसिक सा है, याद रखो। सीडीएस वालों से इसी बार में पूछा गया था, जिन्होंने दिया था उनसे पूछ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप नाइट्रोजन को याद रखोगे, ठीक है। और वैसे एक और भी यूज है नाइट्रोजन का। यूज और कहां होता है नाइट्रोजन का यूज? नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो अमोनिया, यूरिया, समझो मेरी बात, अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या चलेगा मैडम आप? ये फर्टिलाइजर्स हैं, खेतों में डाले जाने वाले जो नाइट्रोजन। भाई, नाइट्रोजन इज द बेस्ड मटेरियल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मिट्टी की उपज का मुख्य आधार है कौन? नाइट्रोजन। और वो नाइट्रोजन की पूर्ति कहीं ना कहीं नाइट्रोजन यौगिकों द्वारा की जाती है। तो अमोनियम नाइट्रेट, लेबनॉन ब्लास्ट, अमोनियम नाइट्रेट कोई विस्फोटक नहीं होता है जब तक वो डिकम्पोज ना हो। इसको हम पहले पिछले सेशंस में बहुत अच्छे से बता भी चुके हैं। अमोनियम नाइट्रेट में बेस मटेरियल नाइट्रोजन, इसी तरीके से यूरिया में बेस मटेरियल नाइट्रोजन। तो अगर आपसे एग्जाम पूछता है कि नाइट्रोजन का एक और मेन यूज क्या है, तो टू प्रोवाइड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों के निर्माण में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला एलिमेंट फटाफट डालिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस। नोट डाउन इन योर कॉपीज। फॉस्फोरस में याद रखो, फॉस्फोरस के अपर रूप काला, लाल और सफेद। माचिस जलाई, माचिस हमने जलाई तो मसाला जो जल पड़ा, याद रखो, रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस का प्रयोग, लाल फॉस्फोरस का प्रयोग माचिस बनाने में किया जाता है। लाल फॉस्फोरस का प्रयोग माचिस और मांझा, मांझा पतंग वाला बनते देखा, दो खंभों के बीच कच्चा धागा बांधा जाता है और लाल फॉस्फोरस और कांच का चूरा लेके ऐसे घिसा जाता है रबड़ के ग्लव्स पहन के। अगर नहीं देखा तो मैं बता रही, ऐसे मांझा बनता है। तो माचिस की जो किनारी है और माचिस का जो टिप है, उसके ऊपर लाल फॉस्फोरस और कांच का चूरा घिसा जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस, जिसको हम सफेद फॉस्फोरस बोलते हैं, ये आपस में अपर रूप हैं, वो भी मैं अभी लिखवा दूंगी, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस, इसके कई क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो सफेद फॉस्फोरस सबसे पहले तो याद रखो, ये एक्सप्लोसिव है, मतलब ये क्या है? ये विस्फोटक है। क्यों भाई मैम, क्यों विस्फोटक है? इधर आओ। व्हाइट फॉस्फोरस कई एंगल से टारगेट किया जाता है आपको वन डे एग्जाम में। नोट डाउन और इसको घोल के पी लो, सरल भाषा में समझो। केमिकल फॉर्मूला P4। स्मोक बॉम्ब बनता है बॉर्डर पर। स्मोक बॉम्ब का यूज किया जाता है बॉर्डर पे जवानों के द्वारा, जिससे कि धुआं क्रिएट हो और हम जल्दी से निकल जाएं, विजिबिलिटी खत्म करना। तो लिखो, यूज टू मेक स्मोक बॉम्ब। इसका प्रयोग
धुएं वाला बम बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग धुएं वाला बम बनाने में होता है। मैं शॉर्टली लिख रही हूं, आप ब्रीफली लिख लेना। इसका प्रयोग धुएं वाला बम बनाने में किया जाता है। इसके अलावा लिखो, यह हवा में जलने लगता है। यह हवा में जलने लगता है। इंग्लिश में आप लिख सकते हो, इट कैचेस फायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की बाध्यता को खत्म करो, है ना। ये इट कैचेस फायर, ये हवा की उपस्थिति में जलने लग जाता है। और तभी क्वेश्चन बनता है कि नॉन मेटल प्रिजर्व्स इन कोल्ड वाटर। यही कारण है कि इसे ठंडे जल में रखना पड़ता है। लिख लो, इसे ठंडे जल में रखते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? कमेंट पढ़ लें तुम्हारे हम। पीडीएफ डलवाना प्लीज। ललित तुम बेटा क्या बोलूं, उसका दिमाग क्लास में नहीं, वो चिल्ला रहा पीडीएफ दे दो। अरे पीडीएफ ना तुम मैडम को साथ ले जा, लेकिन क्वेश्चन अगर याद ना हुए तो कुछ ना होने वाला तेरा डंडे मारूंगी। यहां बेटा कह रहा पीडीएफ दे दो, मतलब पूरी रामायण सुना रहे हो, कह रहा बस पीडीएफ डलवा देना, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। डंडे पड़ेंगे चलो इधर कंसेप्ट क्लियर कर लो। पीडीएफ क्या रजिस्टर रख के चाटोगे? अलमारियां सजी हुई हैं किताबों से, रजिस्टरों से। दिमाग में कितनी कैद है बंधु? देखो, तो ठंडे जल में रखते हैं। हंसी आती है मुझे तुम लोगों की इन बातों पे। पीडीएफ का क्या करोगे? माइंड में पीडीएफ कैद करो, कंसेप्ट क्लियर करो। पीडीएफ मिल जाएगी आपको मैं बता भी चुकी हूं। ऐप पे जो फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन होता है, वहां पे मैं डलवा देती हूं। तो व्हाइट फास्फोरस स्मोक बॉम्ब बनाने में यूज होती है। स्मोक बॉम्ब बनाने में इसका यूज होता है। P4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। हवा में जलने लग जाती है। यही कारण है कि एक ऐसी धातु है जिसे ठंडे जल में डुबो के रखना पड़ता है। इस तरीके से याद रखना, ठीक है। चलो, इसी तरीके से आप हेलोजन्स में आइए। सबसे टॉप हेलोजन जिसका नाम है फ्लोरीन। क्या नाम है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या यूज होता है? फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। पूरी आवर्त सारणी की सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये पूरी आवर्त सारणी की उच्चतम अभिक्रियाशील धातु है। ये पूरी आवर्त सारणी की उच्चतम अभिक्रियाशील अधातु है। अधातु है, ठीक है। याद रखिए, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील बर्लेट। उन्होंने फ्लोरीन के कंपाउंड्स पे ज्यादातर टाइम रिसर्च किया। वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहे बहुत लंबे समय तक, और उन्होंने ही बताया कि सारी इनर्ट गैसेस किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, लेकिन उन्होंने बताया जिनॉन रिएक्शन करेगा अपनी बड़ी एटॉमिक रेडियस के साथ। किससे? फ्लोरीन से। इस टॉपिक को किसी दिन हम पढ़ाएंगे, बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे। नील बर्लेट जैसे साइंटिस्ट जिनका नाम प्रख्यात है फ्लोरीन कंपाउंड्स के लिए, उन्होंने फ्लोरीन कंपाउंड्स पे ही इतना तगड़ा रिसर्च किया और बताया कि अक्रिय गैसें किसी से अभिक्रिया नहीं करती, पर फ्लोरीन एक ऐसी इनर्ट गैस है जिसको मैं कंपाउंड बना के दिखाऊंगा। जिनॉन टेट्राफ्लोराइड उन्होंने पहला कंपाउंड बनाया इनर्ट गैस के साथ। याद रखिएगा, फ्लोरीन एक ऐसी इनर्ट गैस है, लिख लो, इट इवन रिएक्ट्स, इट इवन मेक्स कंपाउंड विथ जिनॉन। एक लिख लो, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड कंपाउंड। भेजे में फंसा कुछ? हाँ नील बर्लेट साइंटिस्ट थे। मैं साइंटिस्ट का नाम लिख देती हूं, बहुत महान हस्ती, इनको गूगल पे सर्च कर लेना। नील बर्लेट, इन्होंने अपना पूरा जीवन काल निकाला शोध किस पे? फ्लोरीन कंपाउंड्स के शोध के लिए। ओके, ऑलराइट, ओके, चलो प्रोसीड। तो याद रखो कि यह जिनॉन के साथ यौगिक बनाती, यह जिनॉन के साथ यौगिक बनाती। इज इट क्लियर? होप इट इज क्लियर। इफ यू आर डूइंग द लेबर फॉर योर सिलेक्शन, एवरीथिंग विल बी क्लियर। चलो, फ्लोरीन को आप ऐसे याद रखिएगा फिलहाल। अच्छा,
एक इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये अभी मैं आपको नहीं बता रही, बस इतना समझो, हाइड्रोजन जब किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो वहां पे जो कंपाउंड बनते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इन तीन एलिमेंट को याद रखिए, नंबर 1 फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा नाइट्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ जब ये कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका बनता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड is the best example, is the example of strongest hydrogen bond, strongest hydrogen bond, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब कि सबसे ज्यादा प्रबलतम हाइड्रोजन बंध किसमें बनता है? तो याद रखो, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल प्रबलतम हाइड्रोजन बंध का उदाहरण है, प्रबलतम हाइड्रोजन बंध का उदाहरण है हाइड्रोजन बंध। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फ्लोरीन को याद रखोगे? ठीक है, एक बार मैं कमेंट देख लूं तुम लोगों के, कहां जा रहे हो? लाइक करो वीडियोस सारे, थैंक यू सो मच प्रज्ञा। बस लाइक करो ना करो वो दैट्स वो आपका मन मर्जी, लेकिन बच्चा इस क्वेश्चंस को, मेरी बात समझना, हमारा मोटिवेशन हो जाता है, हम टीचर्स को और उत्साह मिल जाता है जब हमें लगता है कि हमारा कंटेंट दूर दराज किसी झोपड़पट्टी में बैठे किसी के मोबाइल में चल रहा है। तुम बिलीव नहीं मानोगे, उस दिन किसी बच्चे ने मेरे पास वीडियो भेजी और वो चाय के खोखे पर चाय भी देता जा रहा है कस्टमर को और एग्जाम पे सुन रहा है। इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा? मेरी बात समझिएगा, हम सिर्फ उस अवार्ड के लिए तरसते हैं। हमें तब खुशी इतनी नहीं होती है जब हमें कोई लैपटॉप पे सुन रहा होता है, जब कोई डिजिटल लैब में हमारा वीडियो देख रहा है, उसका तो वो तो देखेगा ही देखेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब कोई चाय के खोखे पर चाय और पान बनाते समय हमें सुनता है, उसकी खुशी की कीमत अलग होती है। तुम क्या समझो चुन्नी बाबू? चलो आ जाओ इधर। तो फ्लोरीन को आप ऐसे याद रखिएगा। ऑलराइट, एक काम करते हैं, बाकी हेलोजन्स हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। अब फटाफट हम आपसे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आपका कह सकते हो कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाएगा। कल हम फ्लोरीन के बाद क्लोरीन से लेके और इनर्ट गैसेस कवर करेंगे। मिलना मेरे से इसी क्लास में, ठीक है? फटाफट थोड़ा सा एमसीक्यूज फटाफट डिस्कस करिए। द फर्स्ट एमसीक्यू इज हियर, व्हाट मोस्टली नॉन मेटल्स बिलोंग्स टू, इनमें से कौन सी, हाँ बताओ, ज्यादातर जो अधातुएं होती हैं, ये क्वेश्चन अगर आप ना दे पाओ तो मैं आंसर दूंगी, लेकिन कोशिश करो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। अधिकतम अधातुएं किस ब्लॉक से संबंधित होती हैं? जल्दी से आंसर दो। अधिकतम अधातुएं किस ब्लॉक से संबंधित हैं? भाई पीरियोडिक टेबल का मैं थोड़ा सा रुक दे, देखो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, बोरॉन मतलब थर्ड ग्रुप एलिमेंट, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, फिर ये आ गया ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन, और ये आ गई आपकी इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, राइट? और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट, यही है पीरियोडिक टेबल। इसमें मेरे को अगर थोड़ा सा आइडिया है तो बताओ कि जो अधिकतम अधातुएं हैं वो किस ब्लॉक से संबंधित हैं? मैम मैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं, नहीं तो नोट्स कैसे बनाएंगे? ओके, जिन बच्चों ने आंसर दिया है पी ब्लॉक, यू आर गोइंग एब्सोल्युटली ऑसम, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। और जिन्होंने नहीं दिया वो ध्यान से सुनिए, आज के बाद आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को ध्यान से सुनो, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को एल्कली मेटल्स बोलते हैं, लेकिन मेटल्स बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं, लेकिन मेटल्स बोलते हैं। सुनना, कुछ भी नहीं बता रही, बिल्कुल बेसिक का चल रहा है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, बट मेटल्स बोलते हैं। नीचे जो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, बट धातुएं, और संक्रमण धातुएं, अंतः संक्रमण धातुएं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। So all S block element, D block element and F block elements are metals. But P block element में, हालांकि अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाई है, बट जब पढ़ाएंगे
तब आप ध्यान से सुनिएगा, अभी शॉर्टली समझो। पी ब्लॉक एलिमेंट में इस तरीके से आप पट्टी देखते हो जीने के रूप में। ये होते हैं अक्सर कौन कौन से एलिमेंट? बोरॉन होता है, इसमें आर्सेनिक होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। इस तरीके से ये एलिमेंट हैं जो कि अर्ध धातुएं हैं जीने के रूप में। इसके इधर मेटल और इधर नॉन मेटल, लेकिन ये सब क्या है? ये पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। अभी आप इतनी सी बात समझो, सारे एस ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक मेटल, एफ ब्लॉक मेटल, बट पी ब्लॉक में ज्यादातर नॉन मेटल होते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? होप इट इज क्लियर, होप इट इज क्लियर। ओके ओके, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं लव यू ऑल। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से मेरे प्यारे बंदर। चलो, टोटल नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन, प्लीज लेट मी नो। अगर कर सकते हो बच्चा ट्राई करो, क्योंकि हलवा नहीं मिलेगा कुछ भी एग्जाम में। हम भले ही तुम्हें खुश करने के लिए हलवा दे दें। इधर देखो, पी ब्लॉक, पी इलेक्ट्रॉन बताने हैं ऑक्सीजन में। चलो इसको करते हैं फटाफट। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2 और 2p, 8 है ना, 4। ये क्या बना दिया? कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब 8 के अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो बनेगा 1s2, 2s2, 2p4, जिसमें s इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4 और p इलेक्ट्रॉन भी होंगे 4। तो p इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कितने होंगे? 4। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? एक बार और ट्राई करें। इधर सुनो, ऑक्सीजन को छोड़ो, अब की बार मेरे को क्लोरीन का बताओ। इस क्वेश्चन को भूल जाओ। अगर मैं ऑक्सीजन की तरह, ऑक्सीजन की जगह तुमसे क्लोरीन में पूछती, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 को जी क्या बना रहे हो? अरे यार, ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कवर किया है। तो देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 4 और 6, ये कितने हुए? 4, 6, 4, 10, 10 और 7, 17 हो गए। अब तुम जल्दी से इसमें मेरे को क्या बताओगे? सॉरी, हाँ, जल्दी से इसमें मेरे को आप बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन। सपोज मैं पी और एस दोनों पूछ रही, तो ये रहे एस इलेक्ट्रॉन, ये भी एस इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 2, 4, 2, 6 एस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में। और पी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पी इलेक्ट्रॉन, 5 पी इलेक्ट्रॉन, 11 पी इलेक्ट्रॉन। ये एस और पी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लोगे? एस और पी इलेक्ट्रॉन अब काउंट कर लोगे? हैं? एक बार फिर से देख लें, नॉन साइंस, एक बार फिर से देख लें। इधर देखो, इधर देखो, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2, एक्सप्लेनेशन कॉपी में लिखेगा, 2s2 और 2p4, पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेक स्मोक बॉम्ब? जल्दी से बताओ, ये हम नहीं बताएंगे, अभी बताया है। इनमें से किसका प्रयोग? वेरी गुड, रूबी वर्मा, राजा, मोहम्मद फिरोज, वेरी गुड, आरती, सूर्या, अमित, अतुल मिश्रा, गीताक्षी, मैथ्स बाय महावीर सर। ओके जी, सर जी आप भी सही आंसर दे रहे हो। आंचल, रोहित, नीरज, संस्कृति, सैनी, वेरी गुड, रोहांग। नहीं आया रे, के नहीं आया रे? तुझे के नहीं आया रे? ओके, पीडीएफ फाइल में ऐड कर दीजिए। ओके, यू योगित्स भी था आगे। अच्छा, आपस में बतिया रहे। इधर देखो अब तुम लोग। हाँ, धातु जिसे धुआं, स्मोक बॉम्ब बनाने में यूज किया जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, व्हाइट फॉस्फोरस। इसका यूज होता है धुएं वाला बम बनाने में। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। द क्वेश्चन इज, नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व इन कोल्ड वाटर। इनमें से किसका प्रयोग? सल्फर का, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस को रखते हैं ठंडे पानी में, या ब्रोमीन को रखते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि किसको रखते हैं ठंडे पानी में। वेरी गुड, ओके ओके, ठीक है, बहुत सही बता रहे हो। फॉस्फोरस इज द राइट आंसर हियर। फॉस्फोरस को रखा जाता है। मैंने आपको क्या बताया था कि फॉस्फोरस के मेनली आपको 3 एलोट्रोप स्पेशली याद रखने वनडे एग्जाम के बेस पर। कौन कौन सा? कौन कौन सा याद रखो? ब्लैक, रेड और व्हाइट, सफेद, काला और लाल। ठीक है, लाल फॉस्फोरस माचिस पे याद रखो, मांझे पर याद रखो,
और सफेद फास्फोरस के कई क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको करा दिए। काला फास्फोरस ये एक तरीके से पटाखा वगैरह बनाने में यूज होता है, क्रैकर्स वगैरह इसके बनते हैं। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए। द क्वेश्चन इज द ग्वाइटर ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू, आंसर दो थोड़ा सा। हाँ, वेरी गुड। मुझे उम्मीद थी आज मैं हेलोजेंस कवर कर लूंगी, बट समय नहीं पता चल पाया। तो हेलोजेंस के भी कुछ क्वेश्चन हैं। ओके, चलो क्या है क्वेश्चन? इनमें से कौन घेंघा रोग के इलाज से संबंधित है? इनमें से कौन घेंघा रोग के इलाज से संबंधित है? कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अरे यार, ये क्या मैडम अपने घर से लेके आई हैं? ये एनसीईआरटी से एग्जाम, अरे यार वन डे एग्जाम में जो आपका एनसीईआरटी का पोर्शन आ रहा है वो जरूर इसमें इंक्लूड है। व्हाई आर यू फॉरगेटिंग दिस? ग्वाइटर ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू, तो ग्वाइटर ट्रीटमेंट याद रखिए, आयोडीन का एक समस्थानिक होता है जिसे हम बोलते हैं आयोडीन 131। इसका यूज किया जाता है गले के घेंघा रोग के इलाज में। और गले का घेंघा रोग किसकी वजह से हो जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होता है ना? ये आपको बायो पढ़ाता है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। ऑलराइट, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। द क्वेश्चन इज गैस यूज टू फिल इन स्नैक्स पैकेट्स। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जल्दी से बताओ कौन सी गैस का प्रयोग? वेरी गुड। अजय सैनी यूपीएससी क्या कह रहे हैं? मैम आपने ब्लैक को एक्सप्लेन। अच्छा, ब्लैक फॉस्फोरस इन यूज्ड इन क्रैकर्स, जो आपसे ज्यादातर पूछा जाएगा ना, वो मैंने आपको बताया। व्हाइट फॉस्फोरस को अच्छे से कवर करिएगा। गैस यूज टू फिल इन स्नैक्स पैकिंग, तो याद रखिए नाइट्रोजन इज द गैस विच इज यूज। किसके लिए यूज होता है? जिससे कि चिप्स सील ना जाएं, मॉइस्चराइज ना हो जाएं, मॉइस्चराइज ना हो, है ना? सरल भाषा में आ जाए, सील ना जाए, है ना? ऐसे याद रखिएगा। सीलन से बचाने के लिए नाइट्रोजन का भी यूज होता है और सीलन से बचाने के लिए सिलिका जेल का भी यूज होता है। ये क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, आपसे पूछ लिए जाएंगे। द नेक्स्ट इज विच प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द नॉन मेटल्स। जल्दी से बताओ इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अधातुओं से संबंधित है? क्या अधातुएं मैलिएबल होती हैं? मतलब क्या चादर बन जाती है, शीट्स बनती हैं? क्या चादर बन जाती है अधातुओं से? या अधातुएं कुरकुरी होती हैं? भंगुर का मतलब होता है कुरकुरा होना, खस्ता होना, यू कैन से क्रंची, ये वर्ड यूज कर लो, ठीक है। और लस्ट्रस क्या चमकदार होती हैं या ध्वनिज होती हैं? घंटे बनते हैं, अधातुओं के घंटे बनते हैं। ऐसा होता है कि अधातु का मतलब किचन में अगर फास्फोरस का टुकड़ा गिरे तो जोर से आवाज आए। हाँ, ओके। आशीष कह रहे हैं मैम मैसेज देख लिया करो। आशीष जी, आप यहां पर मेरी जगह आके थोड़ा सा प्रैक्टिकली इमेजिन करो कि अगर हम हर बच्चे के, मेरे लिए आशीष आपके जैसे सारे बच्चे बहुत कीमती है, सारे स्टूडेंट्स जो अपना बहुमूल्य समय हमें दे रहे हैं सभी कीमती हैं। और कोशिश तो बिल्कुल सच बताएं, अगर पॉसिबल होता, जैसे क्लास में मैम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों कवर कर लेती हैं, ऐसे में 3000 बच्चों के 4000 बच्चे, इस टाइम आप देखो 5000 से ऊपर बच्चा लाइव है, अगर एक एक बच्चे का कमेंट हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ व्यक्तिगतली बुरा मत मानना, लेकिन वीडियो के बाद अगर कोई कमेंट करना हो, कोई प्रश्न हो, आप डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट क्लास में वो प्रश्न आपका ले लूं। चलो, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल। नॉन मेटल्स कुरकुरे होते हैं, चादरें नहीं बनती हैं। चादर बनेगी कहां से? हथौड़ा मारो, वो चूरा चूरा हो जाते हैं, तुरंत बिखर जाते हैं। एक होता है टुकड़ा टुकड़ा होना और ये होते हैं बिखर जाते हैं, चूरा चूरा हो जाते हैं। तो ना इनकी चादर बन पाएगी, ना ये चमकदार होते हैं। इनका कलर कैसा होता है? डल होता है, डल होता है। सोनोरस, सोनोरस नहीं होते हैं, आवाज इनके ऊपर कुछ मारोगे तो आवाज बहुत ईयर प्लीजेंट नहीं होती है। ऑलराइट, इसके अलावा फटाफट क्वेश्चन देखिए, विच विल मेक स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड विद हाइड्रोजन। अभी मैम ने क्लास में थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन हाइड्रोजन के साथ सबसे प्रबलतम बंध बनाएगा।
तो हाइड्रोजन जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है किसके साथ? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ। और इस अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन और भी बनता है। ये कांच के साथ रिएक्शन करता है। ये किसके साथ अभिक्रिया करता है? ये कांच के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। तो निम्नलिखित में से किस अम्ल को कभी भी कांच के पात्रों में नहीं रखा जाता है? तो याद रखिए, इसे कभी कांच में नहीं रखते। मतलब लैब में अगर आपको रखना है तो आपको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को पहली बात तो काफी डाइल्यूट फॉर्म में रखना पड़ेगा, और दूसरी चीज ये कि डाइल्यूट करने के साथ साथ जो आपका बर्तन है वो एल्यूमिनियम या किसी भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल का होना चाहिए। मतलब अरे यार, मार्केट में कोका कोला वगैरह आप पहले देखते थे किसमें बिकती थी? कांच के बॉटल्स में बिकती थी। आजकल प्लास्टिक के उसमें बिक रही है। लेकिन केन वगैरह जो बन जाती हैं, केन, बियर की केन, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप कभी नहीं बिकती है मेटल्स में, लेकिन किस में बिक जाती है? केन में बिक जाती है। कहो मैडम आप कहां चले गए? मैं आपको यह समझाने में लग गई। वैसे तो एसिड्स कभी भी मेटल्स के संग नहीं रखे देखोगे आप, क्योंकि कोका कोला वगैरह ये एसिड्स में काउंट होते हैं, जिनको हम पढ़ाएंगे आपको किसमें? कार्बोनिक एसिड में, है ना। तो कोका कोला हो चाहे स्ट्रॉन्ग वाइन वगैरह हो, ये कभी आप धातु के बर्तन में रखे और बिकते हुए नहीं देखोगे। कांच में बिकते देखोगे या प्लास्टिक में बिकते देखोगे। लेकिन अगर कभी भी अपवाद स्वरूप बियर की केन देखो या कोका कोला वगैरह की केन देखो, तो हमेशा याद रखना एल्यूमिनियम और टिन जिनके केन बनते हैं, किनके केन बनते हैं? एल्यूमिनियम और टिन, ये निम्न क्रियाशील धातु हैं। तो मैडम ये सब क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रही हूं, अगर एग्जाम तुमसे पूछे कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को अगर कांच के पात्रों में नहीं रखते हैं तो किस में रखते हैं? तो एल्यूमिनियम वेसल्स में रखा जाता है, एल्यूमिनियम के बर्तनों में रखा जाता है। क्या कह रहे हैं? केन एल्यूमिनियम की क्यों बनाई जाती है? अजय सैनी केन बताया तो एल्यूमिनियम एंड टिन आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल जिनमें हम वीक एसिड्स रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? वीक, दुर्बल अम्ल। और जो कोका कोला तुम पी रहे हो वो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनसे शक्ल बिगड़ जाती है, एसिड अटैक वाले। एग्जाम्पल इन्वर्टर की बैटरी में जो एसिड होता है वो कभी अगर फर्श पे गिरे तो क्या होता है? फर्श का पत्थर जल जाता है। दैट इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्ग एसिड। दैट इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्ग एसिड। जिन एसिड्स को आप खा पी रहे हो वो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। दूध में लैक्टिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड, इमली, कच्चा आम, टॉट्रिक एसिड, ये कभी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होंगे। इन्हें हम खा पी रहे हैं, मौज मार रहे हैं। दे आर द वीक एसिड्स, नेचुरल एसिड। प्रकृति कभी भी ऐसी चीज नहीं बनाती जो इंसान को ठेस पहुंचाए। सरल सी भाषा में समझो। चींटी भी काट के गई, फॉर्मिक एसिड स्किन में छोड़ के गई, दैट इज अ वीक एसिड। वो एक दुर्बल अम्ल है, ऐसे याद रखो। तो आप रख सकते हो एसिड्स को मेटल में, बट एसिड बहुत वीक होना चाहिए और मेटल काफी लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, लाइक एल्यूमिनियम, लाइक टिन। होप द पॉइंट इज क्लियर। होप द पॉइंट इज क्लियर। क्लियर? अच्छा, चलिए ओके। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, फटाफट से आंसर दो। क्या? अधातु जिसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में होता है। द नॉन मेटल यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स, दर्द निवारक के तौर पे यूज होती है, दर्द निवारक दवाओं में प्रयोग होती है। तो याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आज हेलोजन आपको पढ़ा ही नहीं पाए, तो इसका मैं क्वेश्चन तुमसे कहां से पूछूं? ब्रोमीन फिलहाल इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जिसका प्रयोग दर्द निवारक दवाओं के रूप में किया जाता है। सो प्लीज चीजों को डेली लाइफ के नजरिए से इंटरेस्टिंग तरीके से समझो। और मैं बता दूं, साइंस ऑटोमेटिकली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। वन डे एग्जाम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन पूछते हैं, जो आपके एग्जाम का हिस्सा होगा, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे नॉन एनसीईआरटी का पोर्शन हो, डेली लाइफ का पोर्शन हो, नॉन डेली लाइफ का पोर्शन हो, वो आप दिमाग चलाने का काम आपका नहीं है। आपको एक चीज करनी पड़ेगी, चाहे किसी पे भी करो, वो है ट्रस्ट। इस मामले में मैं थोड़ी सी मुंह फट हूं, आप कह सकते हो द ब्लंट।
बट आपको क्या करना पड़ेगा, टीचर्स पे ट्रस्ट, द टीचर्स हु आर trying to cover the study material not only in English medium also in Hindi medium, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। ऑलराइट, और हम कहीं ना कहीं, क्योंकि एक का नहीं ये हजारों के ट्रस्ट की बात है, कोशिश करेंगे उस ट्रस्ट को हम हमेशा बनाए रखें, ठीक है? तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं बाध्य हैं। तो प्लीज आप नोट्स बनाते रहें चंगे चंगे। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम पीरियड 6 to 7। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।